कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जो कालजयी रचना है, पूस की रात, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। संयोग से पूस की वही कपकपाती ठंडी रात इन दिनों पूरा देश झेल रहा है। लगता है पूस की रात कहानी जब मुंशी प्रेमचंद लिख रहे थे और आज 90 साल बाद भी स्थितियां नहीं बदली हैं। समय जरूर बदला है, परिस्थितियां जरूर बदली हैं, मगर आज भी हल्कों का दर्द नहीं बदला है। चलिए आज मैं सीधे ले चलता हूं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के साथ। हल्कू ने हल्कू ने आकर स्त्री से कहा हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। ये महाजनी प्रथा की कहानी है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़े मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से भा जाए, मैं रुपए न दूंगी। पूस की रात को देखकर स्त्रियां ज्यादा संवेदनशील है। वह जानती है कि पति के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए ये रुपए अगर हाथ से चले गए तो फिर पूस की रात बगैर कंबल के काटना पड़ेगा। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब किसे खेती मजूरी से सुख में एक रोटी खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। दूसरे खंड में चलते हैं। अब पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। देखिए, पशु से जो दूरी थी
कम हो रही है इस जाड़े की निर्धनता में। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेता चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाला कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। कल से नहीं आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिल्लम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ होवेगा, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से आने जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। ये देखिए, जब व्यक्ति द्रवित होता है, कष्ट में होता है, तो आदमी और पशु की दूरी समाप्त हो जाती है, सुगंध और दुर्गंध का भाव समाप्त हो जाता है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र साया भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। पशु में जो हवा के ठंडे झोंकों के तुच्छ समझती थी, वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। खंड 3 है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जमा गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात में कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे
नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता। जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत बाकी है। टांठे कहते हैं थोड़ा कड़ा हो जाना, थोड़ी गर्मी पा लेना। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों के ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। क्या दृश्य है। ठंड से कांपता हुआ आदमी जानवर से बातें कर रहा है खुशबू की। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में वह यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। ये बाल सुलभ चेष्टाएं चल रही हैं जाड़े में गर्मी लगने की वजह से। अंतिम दृश्य है, पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में भी अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए देता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया बैठा था। दंदाया हुआ कहते हैं अतृप्त स्थिति को।
उस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिल्लो हिल्लो हिल्लो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदने लगा, अपनी ठंडी देह को गरमाने के लिए। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए जाती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी, जो उसकी पत्नी है, कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नू ने मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। आपने देखा कि एक अभावग्रस्त किसान जो देश के लिए, दुनिया के लिए अनाज मुहैया कराता है, कैसे इस पछुआ से रात भर लड़ता रहा और अंततः वह हार गया। और हारा हुआ वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि इस बिना लाभ की खेती से कहीं बेहतर है मजूरी करके हम चला लेंगे। कल से इस पछुआ में रात रात भर जागना तो नहीं पड़ेगा, ठिठुरना नहीं पड़ेगा। मात्र 3 पात्रों से हल्कू, मुन्नी और उसका जो कुत्ता है, इन तीनों से गढ़ी गई यह कहानी अपने आप में कालजयी रचना है। दर्द, अभाव और गरीबी को चित्रित करती हुई ये कहानी किसानों की हड़फोर मेहनत के बाद भी उनको कुछ समाज से वह नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। आज भी कहानी एक प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ी है। विश्वास है ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। पूस की इस रात में उस किसान के दर्द को आप रत्ती भर भी अनुभव कर सकेंगे तो ये मेरे इस कथा पाठ का अंश मुझको प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी सुनाइएगा और फिर हम अगले हफ्ते आपके सामने आएंगे एक प्रेमचंद की नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।